नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे मूल अधिकार को। तो मूल अधिकार में हम लोगों ने आर्टिकल 12 को पढ़ा था, आर्टिकल 13 को पढ़ा था। फिर हम लोगों ने जो मूल अधिकार में जो पहला अधिकार है समता का अधिकार, उसको जाना था आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरा अधिकार को शुरू किया, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक दिया गया है। तो कल हम लोगों ने आर्टिकल 19 को पढ़ा था। आज हम लोग आर्टिकल 20 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्टिकल 20 कहता क्या है। तो आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। किसके विरुद्ध? तो अपराधों के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। तो आज इस आर्टिकल को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ा जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 20 में 3 क्लास दिया गया है, 20(1), 20(2), 20(3). 20(1) कहता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषसिद्धि नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के लिए समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि के अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा, जो उस समय अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के आरोपित की जा सकती थी। ठीक है। तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन ही दंडित किया जा सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे अपराधों के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण के बारे में। तो अब इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि ये किसके विरुद्ध है। तो जो अपराध करके दोषसिद्धि हो चुके हैं उनके बारे में भी दिया गया है, या जो अपराधी नहीं है उनके लिए भी फायदेमंद है। तो इसको 3 क्लास में पढ़ना है हम लोग को। पहला, दूसरा, तीसरा। 3 क्लास 20 का दिया है, 20(1), 20(2), 20(3). तो सबसे पहले 20(1) देखते हैं क्या कहता है। तो 20(1) कहता है कार्योत्तर विधियों के बारे में बताता है। किसके बारे में? कार्योत्तर विधियों के बारे में। क्या कहता है 20(1)? 20(1) कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो आज के डेट में वहाँ के प्रवृत्ति विधि में वह अपराध नहीं है, और उस कार्य को आने वाले समय में यदि लॉ द्वारा उस कार्य को अपराध बना दिया जाता है तो इसके लिए वह भागी नहीं होगा। क्या समझे आप लोग? कि यदि कोई व्यक्ति, एक उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं, इसमें क्या कह रहा है। कार्योत्तर विधिया कहता है कि इसमें भूतलक्षी जो कानून होंगे वो लागू नहीं होंगे। उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं कि एक व्यक्ति है, आज के डेट में कोई अपराध करता है जिसकी सज़ा 5 साल है या एकदम नहीं है, वो इस समय की प्रचलित विधि में वो जैसे आईपीसी हो गया, ये सब अपराध की परिभाषा बताता है। तो इस विधि में इसको अपराध नहीं किया गया, या कोई भी अन्य विधि द्वारा वो अपराध नहीं है। लेकिन 1 साल बाद या अभी कुछ दिन बाद विधि द्वारा उसको अपराध घोषित किया जाए, जिससे जो उसकी दंड अवधि थी या तो शून्य रही होगी, या यदि दंड रही होगी उसको बढ़ा दिया गया, 5 साल से 7 साल कर दिया गया, तो वह उतने के लिए लायबल होगा जो अभियुक्त है, यानी अभियुक्त मतलब जिस पे वो आरोप लगाया गया है वह उतने के लिए लायबल होगा जितना कि अपराध करते समय उस विधि के अधीन रहा हो। यदि वो अपराध नहीं है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा, उसको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन यह केवल दंडिक विधियों में ही लागू है, यह सिविल कानून में नहीं लागू है। सिविल नियम में, सिविल क्या होता है? तो जो दंडिक नहीं है वही सिविल नियम है, सीएम विधि है, सिविल विधि है। ठीक। तो कार्योत्तर विधि में मतलब जो दंडिक विधि है
वह भूतलक्षी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन इसको एक लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? कि यदि वह प्रवृत्ति विधि जो है उसके अनुसार वो अपराध है और वह बाद में आने वाले समय में विधि द्वारा उसको अपराध को समाप्त कर दिया गया, उस अपराध को ही समाप्त कर दिया गया, तो उसको इसका लाभ मिलेगा। जैसे आज हम अपराध किए कोई, तो आज के डेट में मान लीजिए 5 साल उस अपराध की सज़ा है, ठीक। कल के डेट में लॉ बन जाता है कि इस अपराध की सज़ा केवल 1 साल रहेगी या एकदम समाप्त कर दिया जाए। तो यदि 1 साल रहेगी तो हमारी सज़ा 1 साल की हो जाएगी, या यदि 0 हो जाएगी सज़ा उसकी तो हमारी सज़ा भी 0 हो जाएगी, ठीक। तो इसमें कहता है कि कोई भी विधि भूतलक्षी नहीं हो सकती। कौन सी विधि? तो दंडिक विधि, न कि सिविल विधि, ठीक। फिर पहला क्लास आप लोग समझे होंगे। इसका क्लास दूसरा क्या कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण। यह 20(1) था, 20(1) ये था, यह 20(2) है। 20(2) कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। क्या कहता है कि किसी को, यदि कोई एक व्यक्ति है उसे एक ही अपराध, यदि वो एक अपराध किया है उसके लिए उसे दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। तो इसमें इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि व्यक्ति अभियुक्त हो न्यायालय या न्यायिक प्राधिकारी द्वारा दंडित हो। तीसरा है इसका कि कोई विहित अपराध के संबंध में हो। तो क्या इसमें कि दोहरे दंड संरक्षण में पहला इसका आवश्यक तत्व है कि व्यक्ति अभियुक्त हो। अभियुक्त जिस पे आरोप लगाया जाता है वो अभियुक्त कहा जाता है। तो यहाँ पे अभियुक्त से तात्पर्य वो नहीं है, यदि वो दंडित भी होता है तभी भी अभियुक्त रहता है, यानी वो दोषी होता है। जो दोषी है वो अभियुक्त है। तो जब न्यायालय में कार्रवाई शुरू की जाती है तो वो प्रारंभतः अभियुक्त ही कहा जाता है, लेकिन वो वास्तविक रूप में होता नहीं है जब तक कि उसको दंडित न कर दिया जाए। तो यह उन अभियुक्तों पे लागू होगा जो न्यायालय द्वारा दंडित हो, उस अपराध के लिए दंडित हो। ये ना हो कि वो अभियुक्त उस पे उसी अपराध के लिए उस पे कार्रवाई की गई हो और वो बरी हो गया हो, तो फिर उस पे दोबारा लाया जा सकता है। लेकिन यदि उस अपराध के लिए वो एक बार दंडित हो चुका है तो उस पे दोबारा दंडित कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरा इसका आवश्यक तत्व है कि वो दंड किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया हो और वह अपना कार्य न्याय के क्षेत्र में कर रही हो। जब कोई न्यायिक न्यायाधिकरण हो या न्यायालय हो उसके द्वारा उसको दंड दिया गया हो। किसको दिया गया हो? अभियुक्त को दिया गया हो। और तीसरा है विहित अपराध प्रवृत्ति विधि के अनुसार होना चाहिए। वो उस समय की विहित विधि के अनुसार उसको दंडित किया गया हो। तो क्या समझा हम लोगों ने कि 20(2) कहता है कि जो अपराध के लिए एक बार दंडित हो चुका है उसी अपराध के लिए वह दोबारा दंडित या उसके खिलाफ न्यायालय में अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। ठीक। इसका तीसरा क्लास क्या कहता है
तीसरा क्लास कहता है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसको एक शब्द में लिखते हैं, तीसरा, 20 का तीसरा, आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन क्या होता है? आत्म अभिशंसन मतलब कि अपने विरुद्ध गवाही, अपने विरुद्ध साक्ष्य। इसको इन अर्थों में समझेंगे तो कोई भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध यदि उस पर अभियोग चलाया जा रहा है या नहीं, या उसी पे वो अपराध का भले ही दोषी हो, उसको यह नहीं कहा जा सकता कि आप अपने खिलाफ गवाही दीजिए। उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है वो कि अपना बचाव करे। तो इस आर्टिकल 20(3) के तहत उसको यह अधिकार दिया जाता है किसी व्यक्ति को कि वह अपना गवाही देने से बच सकता है। उसको ज़बरदस्ती जो पुलिस वगैरह किसी को ज़बरदस्ती जो पुलिस थाने में करवाती हैं कि कबूलनामा उसको बोला जाता है, तो यह मान्य इसीलिए इसको अमान्य ठहरा दिया गया है। लेकिन वह अपनी स्वेच्छा से चाहेगा तो अपनी स्वेच्छा से गवाही दे सकता है। यदि उसने कोई अपराध किया है तो कह सकता है कि हाँ मैंने अपराध किया है, लेकिन स्वेच्छा से, उसको किसी दबाव से मुक्त रहना पड़ेगा। इसमें मान लीजिए जो अंगूठे का निशान वगैरह है ये सब तो लिया जा सकता है, हस्ताक्षर हो गया या अंगूठे का निशान हो गया, उससे इसको छूट नहीं प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि एक अपराधी है, वो दो सिद्धि पा गया है, तो उसके विरुद्ध क्या क्या संरक्षण उसको प्राप्त है। फिर आगे कल हम लोग यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त हुआ। आगे हम लोग कल आर्टिकल 21 पढ़ेंगे और समय बचा तो आर्टिकल 22 पढ़ेंगे। आज थोड़ा तबीयत में हरारत थी, इस वजह से आज क्लास आप लोग की छुट्टी रखी गई। तो इस तरह से आर्टिकल 20 हम लोगों ने पढ़ा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।